अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नानिन ततः फलम। यानी 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ और 1,00,000 बार धरती की परिक्रमा करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह कुंभ पर्व के अवसर पर पतित पावनी भागीरथी गंगा के जल में एक बार ही स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, माघ मकर कति जब रवि होई, तीर्थ पतहि आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। यानी त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान करके देवता भी धन्य हो जाते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। कुंभ, जहाँ गंगा में डुबकी लगाने भर से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जहाँ स्नान कर सभी अनंत काल के लिए धन्य हो जाते हैं। और इस स्नान का महत्व सिर्फ श्रद्धालुओं और साधु सन्यासियों के लिए ही नहीं है, बल्कि देवताओं के लिए भी पवित्र है। इस तरह कुंभ आदि को अनादि से जोड़ने वाला, मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला सनातन संस्कृति की एक रूपता का अमीय कुंभ है। वास्तव में कुंभ सर्वधर्म संभाव का वह अमृत पर्व है जहाँ कुल, गोत्र, जाति विलीन हो जाते हैं और केवल गुणों की चर्चा ही एकमात्र सर्वत्र रह जाती है। जिस प्रकार गंगा यमुना के संगम पर सरस्वती अंतः सलीला होकर भी मिलती है, उसी प्रकार विभिन्न विचारधारा के व्यक्ति इन पवित्र नदियों के घाटों पर मिलकर एक ही भाव के सूत्र में बंध जाते हैं। आम जनमानस के हृदय पटल पर कुंभ की छवि इतनी गहराई से अंकित है कि सदियों से इस पर्व को एकत्रित होने के लिए ना तो किसी को निमंत्रण, ना किसी को बुलावा और ना ही किसी से कोई अनुरोध किया जाता है। बावजूद इसके जब भी कुंभ का आयोजन होता है तब भक्ति भाव में डूबे देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु का जन सैलाब खुद ब खुद उमड़ पड़ता है। इस पर्व पर हिमालय और कन्याकुमारी की दूरी सिमट जाती है। अरुणाचल प्रदेश और कच्छ एक दूसरे के पास आ जाते हैं। एक आकर्षण ऐसा है कि दूर से और पास से, गांव से और नगरों से, झोपड़ियों से और महलों से लोग कुंभ नगरी में सिमटते चले आते हैं। इनकी भाषा, वेश, रंग ढंग सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन इनका लक्ष्य एक ही होता है, मंजिल एक ही होती है, कुंभ मेले में शामिल होना और पवित्र नदी में डुबकी लगाना। इनमें पुरुष और स्त्रियां, बच्चे और बुजुर्ग, सन्यासी और गृहस्थ, धनवान और धनहीन सभी शामिल होते हैं और सभी एक ही भावना और एक ही संस्कृति समरसता से ओतप्रोत भी होते हैं। देश की अनेकता में एकता के बीच एक रास्ता के इस महान संगम को आदि शंकराचार्य ने एक ऐसा सुगठित रूप प्रदान किया जो पिछले हजारों वर्षों से इस देश को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक एक मजबूत एकता सूत्र में बांधे हुए है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा या कलश। इस कलश का संबंध साधारण कलश से ना होकर अमृत कलश से है। इसी अमृत कलश का आधार है कुंभ महापर्व। वहीं मेला का अर्थ होता है किसी एक स्थान पर एकजुट होना, शामिल होना या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। इस तरह कुंभ मेले का अर्थ एक सभा और मिलन से है जो अमृत का अमृत है। भारतीय सनातन संस्कृति में कुंभ विश्वास, आस्था, सौहार्द और संस्कृतियों का मिलन का सबसे बड़ा पर्व है। यूं तो कुंभ मेले का आयोजन प्राचीन काल से ही हो रहा है, लेकिन कुंभ मेले की शुरुआत कब और किसने किया, इसकी कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है।
कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण चीनी बौद्ध यात्री वेनसेंग के लेख से मिलता है, जिसने 6वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासन में होने वाले कुंभ का वर्णन किया है। इस लिहाज से भी कुंभ का इतिहास 2000 साल पुराना है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई। एक बार इंद्र ने महर्षि दुर्वासा को नाराज कर दिया। इससे क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया, जिसके कारण देवता कमजोर पड़ गए। देवताओं के कमजोर होने से राक्षसों ने उन्हें हरा दिया। इससे दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी और कहा कि समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकलेगा उसे पीकर सभी देवता अमर हो जाएंगे। देवताओं ने असुरों के राजा बलि को समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। इस मंथन में वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से क्षीर सागर को मथा गया था। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। इनमें सबसे आखिर में धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर निकले थे। जब अमृत कलश निकला तब इंद्र के पुत्र जयंत उसे लेकर स्वर्गलोक की तरफ भाग निकले। राक्षसों ने पीछा कर जयंत को 4 जगह पकड़ लिया। इसके बाद अमृत कलश पाने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान कलश से अमृत की बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। अमृत के प्रताप से इन चारों तीर्थों की नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, शिप्रा और गोदावरी अमृतमय हो गई। यही कारण है कि कुंभ मेला इस 4 जगहों पर हर 12 वर्ष के अंतराल पर एक बार लगता है। ये घटना भारतीय जनमानस में अमिट हो गई और कालांतर में संस्कृति का अजस्र प्रवाह बनकर हम सभी को अपने अतीत से जोड़ते हुए पुण्य और मोक्ष के मार्ग पर ले जा रही है। अमृत कलश पाने के लिए देवता और दानवों में 12 दिनों तक निरंतर युद्ध हुआ था, जिसमें देवता विजयी रहे। शास्त्रों के मुताबिक देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर होते हैं। इसीलिए पूर्ण कुंभ का आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। चूंकि अमृत की बूंदें 4 अलग अलग स्थानों पर गिरी थी, इसीलिए कुंभ मेले का आयोजन भी इन 4 स्थानों पर बारी बारी से आयोजित होता है और इनका क्रम चारों स्थानों पर हर 3 साल बाद आता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, तो अब इसके 3 साल बाद उज्जैन में, उसके अगले 3 साल बाद हरिद्वार में और फिर अगले 3 साल बाद नासिक में कुंभ का आयोजन होगा। उसके 3 वर्ष बाद फिर से प्रयागराज में पूर्ण कुंभ का आयोजन होगा। इस तरह अगला पूर्ण कुंभ मेला प्रयागराज में 12वें साल में लगेगा। इसी तरह हरिद्वार, नासिक या उज्जैन में भी 12वें वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होगा। समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को पाने के लिए जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हो रहा था, तब कलश की खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया। बृहस्पति ने कलश को छुपाया, सूर्यदेव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की। इस तरह सारे नवग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका कुंभ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी आधार पर जिस समय चंद्रिकाओं ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब जब आते हैं, तब तब कुंभ का योग बनता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का योग होता है, उस वर्ष उस राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ वहाँ कुंभ पर मनाया जाता है। और ये 4 जगह हैं: हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में आयोजित होने वाले कुंभ की स्थिति विशेष होती है और इनके आयोजन स्थल का चुनाव ग्रहों की विशेष स्थिति के अनुसार ही तय किया जाता है। दरअसल
कुंभ मेले का आयोजन तभी किया जाता है जब ग्रहों की स्थिति वैसी ही बनती है जैसी अमृत छलकने के दौरान हुई थी। इस लिहाज से जब बृहस्पति मेष राशि के चक्र में प्रवेश करते हैं और सूर्य और चंद्र मकर राशि में आ जाते हैं, तब प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। वहीं जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब हरिद्वार में गंगा के तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसी तरह जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं, तब कुंभ का आयोजन नासिक में गोदावरी नदी के तट पर किया जाता है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। चूंकि उज्जैन और नासिक में कुंभ के दौरान बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में होते हैं, इसीलिए उज्जैन और नासिक के कुंभ को सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। कुंभ मेले के अलावा अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ मेले का आयोजन भी होता है। अर्ध कुंभ मेला का मतलब है आधा कुंभ। इसका आयोजन हर 6 साल बाद केवल 2 स्थानों पर ही होता है, हरिद्वार और प्रयागराज में। जबकि पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार लगता है। पूर्ण कुंभ केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ को महाकुंभ भी कहते हैं। कुंभ और पूर्ण कुंभ में अंतर ये है कि कुंभ का आयोजन 4 स्थानों पर होता है, लेकिन पूर्ण कुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज में ही होता है। इसी तरह महाकुंभ मेला का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में किया जाता है। यह प्रत्येक 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। 2025 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला हर मामले में अनोखा और अद्भुत है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक पूरे 45 दिनों तक चलने वाला आस्था का ये महाकुंभ मानवता का अमूल्य धरोहर है, जो तीर्थयात्रियों, कल्पवासियों और स्नानार्थियों का अनूठा संगम है, जहां आरती, स्नान, कल्पवास, दीपदान, त्रिवेणी संगम पर परिक्रमा के साथ भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालुओं द्वारा भक्ति गीत, भक्ति नृत्य, आध्यात्मिक कथाओं पर विभिन्न मंचन, वेद मंत्र उच्चारण और प्रार्थनाओं का सुंदर समागम न केवल कुंभ की महानता को दर्शाता है, बल्कि उसे दिव्यता और भव्यता भी प्रदान करता है। वैसे तो कुंभ में हर दिन स्नान का पुण्य मिलता है, लेकिन शाही स्नान यानी अमृत स्नान का महत्व सबसे ज्यादा है। प्रयागराज महाकुंभ में कुल 6 प्रमुख स्नान हैं। इनमें से 3 शाही स्नान यानी अमृत स्नान है और 3 प्रमुख स्नान हैं। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान की जो मुख्य तिथियां हैं वे हैं 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन पहला प्रमुख स्नान। पौष पूर्णिमा कल्पवास की शुरुआत का प्रतीक भी है। वहीं 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान यानी अमृत स्नान है। यह दिन महाकुंभ मेले में दान पुण्य की शुरुआत का प्रतीक है। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन दूसरे शाही स्नान का आयोजन है। मौनी अमावस्या के दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसके बाद महाकुंभ में तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन है। शाही स्नान के अलावा 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा भी स्नान के लिए काफी शुभ दिन है। ये दिन साधु सन्यासियों की 1 महीने की तपस्या अवधि की समाप्ति का प्रतीक है। महाकुंभ का आखिरी महत्वपूर्ण स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन है। महाकुंभ का अंतिम दिन महाशिवरात्रि होता है, जो भगवान शिव के विवाह का प्रतीक है और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला पृथ्वी पर सबसे बड़ा मानव समागम है।
देश और दुनिया से आए 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रत्यक्ष रूप से इस पवित्र समागम के साक्षी बनेंगे। इस महाकुंभ का आयोजन इतना बड़ा है कि अंतरिक्ष यात्री भी अंतरिक्ष से श्रद्धालुओं की भीड़ को देख सकते हैं। दरअसल महाकुंभ अध्यात्म से कहीं बढ़कर संस्कृतियों, परंपराओं और भाषाओं का जीवंत मिश्रण है, जहां लघु भारत परिलक्षित होता है। कुंभ की विशालता और भव्यता को देखकर ही 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में स्थान दिया। आस्था और विश्वास के इस अटूट बंधन महाकुंभ से जुड़ी अनेक विलक्षण बातों की चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दूसरे पार्ट महाकुंभ सांस्कृतिक विरासत का महापर्व में। बताएंगे सर्वव्यापी कुंभ के साथ अखाड़े और नागा साधुओं का क्या है संबंध, अखाड़ों की पेशवाई और शाही स्नान के बिना क्यों अधूरा है कुंभ, कल्पवास, दीपदान और त्रिवेणी संगम पर परिक्रमा का क्या है महत्व, जिसे देखना ना भूलिएगा। और हाँ, यदि ये कार्यक्रम और इसके कंटेंट पसंद आए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।